लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा प्रोग्राम करा था तो काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि मेजर साहब ये हमें पसंद आया है, और कुछ लोगों ने यहाँ तक बोला मुझे फ़ोन करके, मेरे दोस्तों ने, कि यार गौरव, हफ्ते में 1-2 बार कोशिश करना कि ऐसे इनफॉर्मल सेटिंग में बातचीत करो, लोगों को पसंद आ रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और फिर हम ऐसे और प्रोग्राम करेंगे आपके लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष हैं, और हर्ष मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा उनके सवालों का जवाब देने का। देखिए, जो अल अली अस्पताल में ये जो बॉम्बिंग हुई है और 500 निर्दोष मारे गए, सबसे पहले तो आवर कंडोलेंसेस विद द फैमिलीज। बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो निर्दोष थे, उनका कोई इजराइल की फौज से या हमास से या किसी से कोई लेना देना नहीं। तो पेशेंट थे अस्पताल में, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, ज़्यादातर पेशेंट्स होंगे 70-80%, फिर उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, नर्सेज भी होंगे, मेडिकल स्टाफ होगा, वो सब चले गए। देखिए, बात यह है कि हमास कह रहा है कि इजराइल ने मार दिया, और इजराइल कह रहा है कि हमास ने मार दिया। सबसे पहले इजराइल की बात, इजराइल क्यों मारेगा? इजराइल क्यों मारेगा अस्पताल पे बम? इजराइल की जो भी टारगेटिंग होती है, बड़ी प्रिसीजन टारगेटिंग होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इसमें एक और थ्योरी निकली है इस्लामिक जिहाद की। एक ग्रुप है इस्लामिक जिहाद। इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट मारा और इस अस्पताल को उड़ा दिया। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट फायर करा है, वो फायर करा था इजराइल की ओर, लेकिन वो गलती से अस्पताल के ऊपर फट गया। मेरी थ्योरी कुछ और है, मैं ये नहीं मानता, मैं विश्वास नहीं करता कि गलती से यहां पे फट गया। नो, नॉट एट ऑल। मुझे लगता है कि जानबूझ के उसने अस्पताल में, यानी कि इस्लामिक जिहाद जो ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, उसने जानबूझ के ये अस्पताल पे मारा है। टारगेट चुना हुआ था, एक अस्पताल। अब अस्पताल में लोग, जाहिर सी बात है, बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं। तभी इंसान जब बेबस मजबूर होता है तभी तो अस्पताल जाता है। खुशी से कोई अपने परिवार को ये नहीं बोलता कि यार चलो आज संडे, चलो अस्पताल घूम के आते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अस्पताल जब इंसान बहुत बुरी हालत में होता है तभी एडमिट होता है। तो वहां पे सब जो मासूम लोग थे उनको जानबूझ के मारा गया। क्यों मारा गया? पहली बात तो ये थ्योरी ही गलत है हर्ष। ये जो थ्योरी है ना कि यार इजराइल की तरफ रॉकेट मार रहे थे, वो अस्पताल पे गिर गया, आई डोंट थिंक सो। उन्होंने 6-7 हजार रॉकेट मारे थे पहले, हमास ने इजराइल के ऊपर मारे थे ना सैटरडे को। जब उन्होंने रॉकेट मारे, करीब 6-7 हजार मारे, वो गजा पे कितने गिरे? हमने तो एक ही रिपोर्ट नहीं सुनी कि साहब इजराइल की जगह वो खुद ही के ऊपर गिर गया। हमने तो नहीं सुना एक बार भी। तो अगर कोई ये बोले कि साहब एक रॉकेट उन्होंने फायर करा वो अस्पताल, और गिरा भी कहां? अस्पताल के ऊपर। नहीं, असली बात यह है कि आज आ रहे हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन आ रहे हैं। जो बाइडेन इज कमिंग टू इजराइल। वो तेल अवीव लैंड करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे और अमेरिका का सपोर्ट दर्ज करेंगे। ये जो देखिए, इजराइल का जो सबसे तगड़ा पार्टनर है वो अमेरिका है। अमेरिका इजराइल को पैसे भी देता है, अमेरिका इजराइल को हथियार भी देता है, अमेरिका इजराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी भी लेता है। ठीक है। अब हर्ष, बात यह है कि अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि क्यों जरूरी है कि जो बाइडेन इजराइल आ रहा है, यानी कि इजराइल का जो सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे मजबूत दोस्त है, सबसे सॉलिड पार्टनर है, वो इजराइल को यह कहने आ रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसके बीच में आप एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। आपसे मेरा मतलब इस्लामिक जिहाद या और भी जिहादी तंजीमें हैं, उसमें हमास शामिल, उसमें XYZ जो भी होगा, ये लोग मिलके एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। ये लोग कहते हैं कि साहब जो बाइडेन आ रहा है, जो बाइडेन आने से पहले एक मारेंगे रॉकेट, ये रॉकेट जाएगा अस्पताल में, 500 लोग वहां पे साफ हो जाएंगे, एक साथ 500 लोग मर जाएंगे, और सोशल मीडिया पे हम लोग हल्ला करना शुरू कर देंगे कि इजरायलियों ने मार दिया, इजरायलियों ने मार दिया। पूरी दुनिया में हल्ला करना शुरू कर देंगे। अब जब दुनिया में हल्ला होगा तो जाहिर सी बात है कि जो बाइडेन जो आ रहा है वो थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं स्टिकी विकेट पे, जिसको क्रिकेटर्स कहते हैं ना स्टिकी विकेट, तो थोड़ा सा वो घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। वो 500 मासूम जाने चली गई यार, जाहिर सी बात है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा गया, और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इजराइल ने नहीं कराई है। इजराइल इज नॉट डन इट। ये जिहादियों ने खुद अपने बंदे मार दिए हैं, और खुद अपने बंदे मार के ये नाम लगा रहे हैं इजराइल का कि इजराइल का जो मामला है थोड़ा बहुत खराब हो जाए। दोस्तों, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, और ये बाद में चल के भी हम लोग इसके ऊपर अगर वैसा सवाल आया तो हम डिस्कस कर सकते हैं। कश्मीर में जो पत्थरबाजी आपने सुना होगा ना, जो हिंदुस्तानी देख रहे हैं, भारतीय देख रहे हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी आई कहां से? जब मैं JNK में पोस्टेड था, मैंने तो नहीं देखी थी पत्थरबाजी। उस समय नहीं होती थी, किसी को आइडिया भी नहीं था वहां पे कि पत्थरबाजी होगी।
ये आइडिया पैलेस्टीन से आया कश्मीर। पत्थरबाजी, हड़ताल, शटर डाउन, बच्चों को आगे लगाना। जब आप गोली चलाएंगे पुलिस पे, सीआरपीएफ पे, आर्मी जब वापस आप पे गोली चला रही है तो आपने सामने बच्चों को रखा है कि अब ऑटोमेटिक फायर होता है तो गोली लगती है, जाहिर सी बात है, गोली देख के तो आती नहीं। एक बार चल गई तो चल गई, निकल गई तो निकल गई गोली, उसके बाद देयर इज नो कंट्रोल वंस इज फायर्ड। बच्चा मर गया, फिर उस बच्चे के ऊपर आपने पाकिस्तान का झंडा लगाया। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की। पाकिस्तान का झंडा लगाया, फिर आपने बोला कि ये नन्हा शहीद है और सबकी आंखों में आंसू आ गए और सब बड़े जज्बाती हो गए। तो ये एक रिक्रूटमेंट रैली टाइप की चलती थी कश्मीर में और कई सालों हुर्रियत ने रैलियां चलाई हैं, हुर्रियत ने काम करा है। नन्हे शहीद, ये जो नन्हे शहीद वाला मामला है, अब वो जो नन्हा था वो अगर इनकाउंटर चल रहा है आर्मी और आतंकवादियों का, आतंकवादी फौज पे गोली चला रहे हैं, फौज आतंकवादी पे गोली चला रहे हैं, वो जो बच्चा था वो क्या कर रहा था वहां पे? ये सवाल मैंने कई बार पूछा और किसी ने जवाब नहीं दिया। आप जबरदस्ती एक बच्चे को पकड़ के लाए, उसको सामने रखा, उसको गोली लगी, और जब उसको गोली लगी तो आपने बोला नन्हा शहीद। ये पैलेस्टीन का माइंडसेट है, दिस इज द पैलेस्टीनियन माइंडसेट। और पैलेस्टीनियन माइंडसेट, पैलेस्टीन ने स्टोन पेल्टिंग के अलावा दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज सिखाई है जो दुनिया में थी नहीं कभी। मैं आपको बता रहा हूं, इस लेवल पे नहीं थी। पैलेस्टीन ने दुनिया को सिखाया है कि विक्टिम कार्ड कैसे प्ले करना है। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हाय मैं बेचारा, हाय हाय मर गया, बड़ा परेशान हो गया, बड़ा जुल्म मेरे ऊपर करा है, ये जो विक्टिमहुड का नैरेटिव है, ये पैलेस्टीनियन से अच्छा कोई नहीं कर सकता दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूं, जितना पैलेस्टीनियंस विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, हर जगह विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पैलेस्टीनियंस पढ़ रहे हैं, वहां पे विक्टिम कार्ड। ये फेसबुक पे किसी फ्रेंड के साथ राब्ते में है, किसी के साथ कांटेक्ट में है, वहां पे विक्टिम कार्ड। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे विक्टिम कार्ड। ये परमानेंटली विक्टिम बने हुए हैं पैलेस्टीनियंस। कुछ हो जाए ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, कुछ हो जाए ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और मुझे लगता है कि पैलेस्टीन का सबसे बड़ा हथियार वो नहीं है जो हमास के रॉकेट्स हैं या हमास के जो टेररिस्ट हैं, वो सबसे बड़ा हथियार नहीं है पैलेस्टीन का। पैलेस्टीन की जो जनसंख्या है, जो वहां के लोग हैं, जिनको बचपन से सिखाया गया है कि बेटा बड़े होकर तुम्हें विक्टिम कार्ड खेलना है, कि तुम याद रखना तुम विक्टिम हो, तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक विक्टिम हो, यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू आर अ विक्टिम। तो ये विक्टिम कार्ड पैलेस्टीनियंस खेलते हैं और दबा के खेलते हैं बॉस, और इन जैसा कोई नहीं खेल सकता। इन्होंने यही चीज हुर्रियत को भी सिखाई थी कश्मीर में, यही पैलेस्टीनियन ने हुर्रियत को सिखाई थी। पाकिस्तान ने पूरा इन्हीं का खाका ना, हर्ष, ये जो खाका बनाया था ना पूरा, ये पाकिस्तान इन्हीं से लेकर आया था चोरी करके। पाकिस्तान में खुद ओरिजिनल तो कुछ है नहीं, ये पैलेस्टीन से चोरी करके आया था। एंड दैट इज हाउ दिस होल थिंग, कश्मीर में ये शुरू कर दिया इन्होंने कि आया हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया जनाब, बड़ा जुल्म। ये कहां से आया? ये पैलेस्टीन से आया। वही चीज अब जब हुर्रियत को टाइट कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, सब खुश है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब हुर्रियत को कोई पूछ नहीं रहा कश्मीर में। तो वही चीज ये विक्टिम कार्ड वाला मामला है कि हम मर गए, हम बेचारे, हम बेचारे, हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, हम परमानेंट बेचारे, हम 75-76 साल से बेचारे, हम आगे के 100 साल तक और बेचारे, हम परमानेंट बेचारे। ये जो गाना है पैलेस्टीन का, ये और कोई इतना अच्छा नहीं गा सकता, इतने सुर में नहीं गा सकता जितने सुर में पैलेस्टीन गाता है। हर्ष, ऐसा है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि मुस्लिम देश सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे, फिजिकली नहीं कर रहे, यही आपका मतलब है शायद कहने का कि वो फिजिकली कुछ नहीं कर रहे। और तुर्की ने, आपने बोला कि छोटा मोटा सामान तुर्की ने भेजा है, लेकिन बाकी मुस्लिम देश कुछ वो करेंगे भी नहीं, उन्होंने आज तक नहीं करा। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम देशों के लिए भी जो पैलेस्टीन है, इट्स अ यूजफुल हुक, एक यूजफुल हुक है। आप उससे फायदा उठा सकते हैं, आप उससे पब्लिक ओपिनियन कर सकते हैं, आप अपने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीजें। लेकिन जब बात होती है एक्चुअल मदद करने की, कि आप किसी से मदद करो या आप बोलो कि एक्चुअली मैं मदद करूं, तो तुर्की ने कुछ भेज दिया होगा, टेंट वेंट, कुछ चॉकलेट, कुछ दवाइयां भेज दी, उसके अलावा तो नोबडी विल सेंड यार। वरना आपको क्या लगता है कि मुस्लिम दुनिया में पैसे की कमी है? जो अरब देश है ना, वहां पे कहते हैं कि रेत कम है और तेल ज्यादा है। ये कहावत है, हमने तो सुनी है, कहावत बचपन से ही सुनी है कि वहां पे रेत कम है और तेल ज्यादा है। उनको क्या फर्क पड़ता है? 8-10 अरब डॉलर का चेक काट के देते हैं, उनके लिए तो रेजगारी है, चिल्लड़ है, बिल्कुल चिल्लड़ है, पॉकेट चेंज, बट दे विल नॉट डू इट।
and they will never do it. So most of the support for Palestine across the Muslim world is paper support, it's support on Twitter. हमारे दिल टूट गए, हमारे आंसू निकल रहे हैं, हम जनाब बहुत परेशान हैं, फ़िलिस्तीनी हमारे भाई हैं, फ़िलिस्तीनी औरतें हमारी बहन हैं, हमारी माएँ हैं, वो बड़ी परेशान। ये सब मुंह ज़बानी जो करना है सब करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग होगी, बड़े बड़े गाने गाए जाएंगे, बड़े बड़े तराने होंगे, फिर इनकी बैंक्वेट्स होंगी, ये खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, डकार मार के अपने अपने घर चले जाएंगे। करना इन्होंने कख नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण एक और है हर्ष, मैं आपको बताता हूँ। बात यह है ना कि इस्लामिक कंट्रीज़ में स्ट्रॉन्गमैन का एक कॉन्सेप्ट है। इराक का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गमैन तो कौन था मुस्लिम कंट्रीज़ का? जितने पूरे मुसलमान देशों में जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गमैन हुआ वो तो सद्दाम हुसैन था। सद्दाम हुसैन, अमेरिकन ने सद्दाम को मार दिया, जो कि अमेरिकन की बहुत बड़ी गलती थी। सद्दाम हुसैन को मार के ही ये पूरा जो अलकायदा फिर उरूज पे आया। अलकायदा पहले से चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सद्दाम के मरने के बाद अलकायदा है, मैं ये बात नहीं कह रहा। अलकायदा पहले से है उसके, जाहिर सी बात है, और अलकायदा बहुत इफेक्टिव है सद्दाम के पहले। लेकिन अलकायदा में बूस्टर लग गए, इस्लामिक स्टेट पैदा हो गया, आइसिस, ये सद्दाम के जाने के बाद, क्योंकि उसमें आ गए बाथ पार्टी जो थी सद्दाम हुसैन की पार्टी, उसके लोग आ गए, इराकी आर्मी के जनरल्स वो काफ़ी इस्लामिक स्टेट में आ गए। तो अमेरिका ने, देखिए मिडिल ईस्ट में जो इंटरफेरेंस करा ना अमेरिका ने, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, यार नहीं, उनको चाहिए डेमोक्रेसी यार। पता नहीं, मैं अमेरिकन से मिलता हूँ वो भी वही बात करते हैं, डिप्लोमेट से मिलता हूँ वो भी वही गाना सुनाते हैं, नो वी मस्ट टेक डेमोक्रेसी देयर, डेमोक्रेसी। अरे चुप रहो यार। उनको आदत है वहाँ पे मिडिल ईस्ट स्टेट में कि शेख के अंडर काम करना है उन्होंने, शेख के अंडर जीना है, शेख के अंडर मरना है। वो कॉन्सेप्ट है नहीं डेमोक्रेसी का। आप एक फॉरेन एलिमेंट डाल रहे हैं, वो मिट्टी ऐसी नहीं है जहाँ पे डेमोक्रेसी पनपे। इसलिए मिडिल ईस्ट में कोई डेमोक्रेसी नहीं है इजराइल के अलावा। देयर इज नो अदर डेमोक्रेसी। कहीं शेख बैठा है, कहीं जनरल बैठा है, कहीं डिक्टेटर बैठा है, कहीं कोई बैठा है। ये सब पूरे मिडिल ईस्ट में तो यही है। कौन सी वहाँ पे आपने डेमोक्रेसी देख ली मिडिल ईस्ट में? इनफैक्ट 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, 3 4 5 के अलावा कहीं पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। और जो 3 4 5 में वो भी टूटी फूटी है, टूटी फूटी डेमोक्रेसी है, परफेक्ट डेमोक्रेसी है ही नहीं वहाँ पे। तो भाई आपका ये सवाल था हर्ष कि ये लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन फिजिकली कुछ नहीं कर रहे। बात यह है ना कि ये बात मैं कई बार समझा भी चुका हूं। एक करार है इनका, जो मुस्लिम देशों के जो हेड है ना, खासतौर से मिडिल ईस्ट में, इनका अपने लोगों के साथ करार है कि हम, तेल का पैसा है हमारे पास, हम तुम्हें सारी सुख सुविधाएं देंगे, सब कुछ देंगे हम तुम्हें, वी विल गिव यू एवरीथिंग। पर एक बात ध्यान रखना बॉस, आज़ादी मत मांग लेना हमसे, हक की बात मत करना, अपना राय का इजहार करने की जो बात है वो बातें मत करना, वो खतरा है। अब प्रॉब्लम विद पैलेस्टीनियंस कि पैलेस्टीनियंस किसी के हाथ नहीं चढ़ते। इन्होंने जॉर्डन वालों को भी धोखा दे दिया। किंग ऑफ जॉर्डन, वो कल हमने डिस्कस करा था, किंग ऑफ जॉर्डन ने इनको पाला, इन्होंने किंग ऑफ जॉर्डन की पीठ में खंजर उतार दिया। तो ये जो पूरा मामला है ना, ये रेडिकल इस्लाम से घुला मिला पैलेस्टीन का मामला है। और कोई शेख किसी भी कंट्री का ये नहीं चाहता कि पैलेस्टीन की एक मूवमेंट उसके देश में शुरू हो जाए। ये सब चाहते हैं, जितने भी मिडिल ईस्ट वाले लोग हैं, ये शेख हैं, बादशाह हैं, सुल्तान हैं, फलाना ढिमका, ये सब चाहते हैं कि अपनी पॉपुलेशन को पैसा खूब दें, ऐश अय्याशी खूब कराएं, लेकिन मुंह बंद रखो, पॉलिटिकल चक्करों में मत पड़ो, कंट्रोल करके रखो। और जिस दिन कंट्रोल हट जाएगा ना, तो शेख साहब के नीचे से ऊंट भाग जाएगा, शेख साहब हवा में लटक जाएंगे। इसलिए शेख साहब कभी नहीं चाहते, इसलिए पैलेस्टीन को उन लोगों ने ठंडे बस्ते में बातचीत बहुत करेंगे। बातचीत में आपको कमी नहीं दिखाई देगी। कहीं आप सोचेंगे जी बातचीत में कमी है, नो, नॉट एट ऑल। बातचीत में कमी नहीं है, बाकी काम करवा लो, काम नहीं होने वाला। बातचीत पूरी है, जज्बा पूरा है, जज्बा ईमानी पूरा है, हो हल्ला पूरा है। OIC की मीटिंग हम कंडेम करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे कंडेम करते हैं, हम ट्विटर पे कंडेम करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं। अरे ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, काटो $10 अरब का चेक और फिलिस्तीन अथॉरिटी को, जो तो फिलिस्तीन ये जो है PLO लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको तो $10 अरब कह रहा है, ये हमारी तरफ से, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लो वल्ला अभी भी करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि इनको पता है कि नासूर हैं, जहां पे जाएंगे, ये कल सऊदी अरब जाएंगे, पैलेस्टीनियन सऊदी अरब को लेटा देंगे, इनको पता है अच्छी तरीके से। तो इनके साथ कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये सच है। हर्ष, ऐसा है ना कि ये जो बच्चे की आप बात कर रहे हैं, जो बच्चा मारा गया है, और ये 10 साल पहले मरा था बच्चा, बशार ने ना, सीरिया का जो बशार है,
उसने लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स से अटैक करा था, केमिकल अटैक करा था, उसमें बच्चा मारा गया। उसकी फोटो है। इल्हान उमर ने जानबूझ के करा है। आपका ये सवाल है कि भाई इल्हान उमर जो है वो ऐसा क्यों कर रही है, झूठ क्यों बोल रही है? उसने सच का बोला है। इल्हान उमर एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। इल्हान उमर इज द लेडी फेस ऑफ अलकायदा। इल्हान उमर लेडी अलकायदा है, ये सच है उसका। तो उसने क्या करा कि ये जो बच्चा, जिसको एक मुसलमान शासक नहीं मारा था, एक मुस्लिम बच्चे को एक मुस्लिम शासक ने मारा, उस मरे हुए बच्चे की फोटो लेके, जो कि 10 साल पहले मरा था, उसकी फोटो लेके बोला कि ये तो इजरायलियों ने मार दिया। अब उसको भी पता है कि वो पकड़ी जाएगी। शी नोज शी विल गेट कॉट, क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं कल कोई, बाय द वे भगवान ना करे, मैं कोई झूठ बोल दूं तो 2 मिनट में लोग पकड़ के बोल देंगे मेरे साहब ये तो गलत है, आपने गलत बात करी है। उसको भी पता है, लेकिन वो ट्वीट किसके लिए कर रही है हमें यह समझना पड़ेगा। इल्हान उमर की ऑडियंस क्या है? इल्हान उमर की जो ऑडियंस है वो मिडिल ईस्ट की इस्लामिक स्ट्रीट है, जिनको आप कुछ भी बता दो, अगर आपने उसमें इजराइल जोड़ दिया, ठीक है, तो बुरा ही मानेंगे, कभी अच्छा नहीं मानेंगे। आप उनको सबूत दे दो, आप कुछ दे दो। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम स्ट्रीट है, जो सड़क पर चलते हुए लोग हैं, उसको मुस्लिम स्ट्रीट कह रहा हूं, मिडिल ईस्ट की खासतौर से, इवन इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड ऑल दैट। आप ये बोलोगे ना कि एक बंदा बड़ा परेशान था, उसको कैंसर था, और यहूदियों ने उसका कैंसर ठीक कर दिया, उसका इलाज कर दिया, तो वो ये बोलेंगे कि यार पक्का उसके शरीर में ना इन्होंने, यहूदियों ने एड्स का इंजेक्शन डाला होगा कि 2 साल के बाद मरे, उनकी साजिश होगी। तो इजरायली कुछ भी करें, इनको बुरा ही लगना है। पहली चीज, वो इजरायली सर के बल खड़े हो जाए, इनको बुरा ही लगना है। और इल्हान उमर को ये बात पता है, शी अंडरस्टैंड्स द मिडिल ईस्ट माइंडसेट वेरी वेल। तो उसने जानबूझ के ट्वीट करा है, जानबूझ के। अब सुना है कि उसने फोटो हटा दी है जब वो ज्यादा बैकलैश हो गया, लेकिन ऐसे आपको मिल जाएंगे, आपको इंडिया में मिल जाएंगे लोग जो जानते हुए कि फोटोग्राफ कर। एक तो आपने अनजाने में करा, गलती सबसे होती, मुझसे आपसे सबसे गलती हो सकती, दैट्स वन पार्ट। यू अपोलोजाइज एंड यू कैरी ऑन, आप माफी मांगे और आगे बढ़िए। नहीं, इल्हान उमर ने जानबूझ के वो फोटो पोस्ट करी, और इल्हान उमर ये चाहती है बेसिकली, देखो मैंने जैसे आपको बताया, शी इज लेडी अलकायदा। इल्हान उमर इज लेडी अलकायदा। वो तो कांग्रेस वुमेन है, अमेरिका में पॉलिटिशियन है, चुनाव जीती हुई है, वरना तो वो तो छाती पे अपनी वो 10-15 किलो RDX लगा के फट जाए किसी दिन बाजार के बीच में। आपको बताओ ना, इट्स हाईली पॉसिबल विथ हर। शी इज वेरी रेडिकलाइज्ड, वेरी रेडिकलाइज्ड। और ये देखिएगा, रेडिकल इस्लामिस्ट का यही एक सिग्नेचर है। इनको पता है कि जो ये अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेंगे, ये किसी वेस्टर्न कंट्री की सिटीजनशिप ले लेंगे, ठीक है ना, भूख पूरी है इनकी निकलने की वहां से। अब सिटीजनशिप ले ली, सही गलत तरीके से जैसे भी ले ली। अब जो इन्होंने सिटीजनशिप ले ली है, इनको पता है कि हमारे देश की जो पॉलिसी है वो इजराइल के साथ है। ये अपने नए देश यानी कि अमेरिका या यूके या कनाडा, उसकी पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे, और वो जो रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट उनके जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, जैसे ये आई थिंक सोमालिया की है, कहां की इल्हान उमर, आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक पॉसिबली सोमालिया, ये सोमालिया की पॉलिसी वहां पे लाने की कोशिश करेगी। ये सोमालियंस को लाके वहां पे सेट करेगी। ये अपना वोटर बेस सोमालियंस का बनाएगी या रेडिकल इस्लामिस्ट का बनाएगी कि कल ये, और आप इसके बयान देख लीजिए, बयान देख लीजिए, ये तो बाप मानती है अपना उसामा बिन लादेन को। शी बिहेव्स एज उसामा बिन लादेन एज अ फादर। ये तो इस तरीके, तो ये लोग ऐसी हैं, ये देखिए इल्हान उमर टाइप के लोग, ये किसी काम के नहीं है, ये अपना एजेंडा चला रहे हैं। वो पकड़ी गई है, कोई बात नहीं, देखो ढीठ की बच्ची है वो, आज पकड़ी गई है, 2 दिन वेट करेगी, परसों फिर से एक झूठी खबर दाग देगी। जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव थी यूनाइटेड नेशंस में, उसने भी तो यही बोला था। ये जो देश है ना, ये कुछ दीज आर क्रिमिनल एंटरप्राइजेस, ये देश नहीं है। जो पाकिस्तान की लेडी थी, मैं भूल गया उसका नाम, लेडी का भूल गया, उसने भी एक पैलेस्टीनियन बच्चे की फोटो दिखाई थी जिसके चेहरे पे मार्क्स लगे थे। वो पैलेस्टीन का बच्चा था जो मर गया, जिसके चेहरे पे मार्क्स थे। उसने बोल दिया कश्मीरी बच्चा है, इंडियन आर्मी ने मारा है, बोल दिया उसने, बोल दिया, उसकी मर्जी है। वो तो इंडियंस ने पकड़ लिया उसको और अगले दिन इंडियंस ने एक्सपोज कर दिया, उसने कोई माफी नहीं मांगी। वो जो पाकिस्तानी औरत थी उसने कोई माफी नहीं मांगी, उसने बोला हम पाकिस्तानी हैं यार, झूठ बोलना तो हमारा फर्ज है, कौमी फर्ज है, हम सभी झूठ बोलते हैं। जिहाद की राह पे लोग कत्ल कर देते हैं यार, आप झूठ के पीछे पड़े हो, क्या हुआ झूठ बोल दिया तो? दे विल ब्रेजन इट आउट यार। देखो मोटी चमड़ी के लोग हैं, समझ रहे हो हर्ष यार, ये मोटी चमड़ी के हिप्पोपोटामस टाइप के लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिहाद फी सबीलिल्लाह, दैट्स इट। देखिए जो पाकिस्तान कहता है ना कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं,
मैं तो कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तान खुद नहीं खड़ा, पाकिस्तान लेटा हुआ है यार।